साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और क्लास में। तो चलिए साथियों, फटाफट हम लोग आज हिंदी के इस मॉक टेस्ट को पूरा करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े और साथियों आप लोग भी जवाब देने का कोशिश करें। पहला सवाल है कि छोटा सा बच्चा घर में रोता है का वाक्य प्रकार बताएं। देखिए, आप लोग अगर एनालिसिस देखे होंगे तो वहाँ से आपको एक बात ये पता चल रहा होगा साथियों कि ज़्यादातर हिंदी में क्वेश्चन ना व्याकरण से बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि छोटा बच्चा घर में रोता है का वाक्य प्रकार बताएं। क्या ये आपका सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, इसमें ना कुछ मिला हुआ है ना कुछ भी है। यानी एक छोटा बच्चा है घर में रोता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा घर में रोता है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे कि ना आप आए ना मैं आ सका का वाक्य प्रकार बताएं। ना आप आए ना मैं आ सका सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त मिश्र वाक्य है। क्या बोल रहा है साथियों, देखिए ना आप आए यहाँ तक एक हो गया, ना मैं आ सका यहाँ तक एक हो गया। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं साथियों और ये दोनों मिल करके है, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य ये आपका होगा नहीं। ये देखिए, ना आप आए ना मैं आया, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। 3 नंबर, जहाँ वो जाता है वहाँ उसे सम्मानित मिलता है, ये कैसा वाक्य है। देखिए, जहाँ वो जाता है एक हो गया, वहाँ उसे सम्मानित मिलता है एक ये हो गया। साथियों बताइए, क्या ये आपका सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र संयुक्त वाक्य है। तो 3 नंबर आप फटाफट बताइएगा। तो देखिए, ये आपका ना मिला हुआ है। क्या है साथियों, मिला हुआ है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 4 नंबर, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, ये कैसा वाक्य है। यानी इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यानी ज्ञान अर्जन करूं, ये कैसा वाक्य है। क्या ये संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो समझो 4 नंबर जो है ना, ये आपका हो जाएगा कैसा वाक्य, सरल और संयुक्त तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, यानी मिला हुआ ये आपका वाक्य है। 4 के बाद आएंगे आगे 5 नंबर कि वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है। देखिए, वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है ना साथियों, उसके लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है। क्या उसको उत्तम पुरुष बोलेंगे, अन्य पुरुष बोलेंगे, मध्यम पुरुष बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो बोलने वाला होता है ना उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं और फर्स्ट पर्सन को साथियों उत्तम पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उत्तम पुरुष। और जिसके साथ बोला जा रहा है साथियों वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष यानी सेकेंड, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। और एक हो जाता है साथियों जिसके साथ आप बोलते हैं वो हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में आप बोलिएगा ना वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। ठीक है साथियों, चलिए 5 के बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ एक शब्द है, क्या कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है। कुछ जो है साथियों कौन सा सर्वनाम रूप है, क्या निश्चयवाचक है या निजवाचक है या परिच्छिन्नवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो देखिए साथियों, पहले तो आप ऐसे काटिए, ये तो निजवाचक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे निज का कुछ पता चल ही नहीं रहा है और यहाँ पे कोई सवाल भी नहीं हो रहा, तो ये प्रश्नवाचक भी होगा नहीं। अब बचा कि निश्चय और अनिश्चय। तो साथियों देखिए, कुछ है, अब कुछ क्या है साथियों, कुछ कितना कुछ है, तो ये आपका निश्चय नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। जैसे अगर बोलता 2 किलो 3 किलो तो ये आपका क्या होता है, निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन कुछ बोल रहा है तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 7 नंबर कि आपने अपना काम किया, मैं अपना कौन सा सर्वनाम है। बताइए कि आपने अपना काम किया, मैं अपना, तो कौन सा मैं अपना, सॉरी, आपने अपना काम किया में ये जो अपना है ना कौन सा सर्वनाम है, कि निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है। आपने अपना, अपना मतलब यानी निज हो जाएगा साथियों, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अपना पूछा था, अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 8 नंबर, कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण साथियों कौन है, क्या ममेरा है, मामा है, मौसी है या मामी है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो मामा, मौसी और मामी ये सब साथियों आपका संज्ञा है। क्या है, सब संज्ञा है। और आपका ममेरा जो है, जैसे ममेरा भाई, ममेरी बहन, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये विशेषता बतलाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण आपका ममेरा हो जाएगा।
9 नंबर, बंगले झांकना का अर्थ है। बंगले झांकना का अर्थ है अगल बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना, बगली में देखना। तो देखिए बंगले झांकना का अर्थ होता है साथियों लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। चलिए 9 के बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ है। कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ है साथियों बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, बहुत अच्छा होना, या फिर साथियों बहुत बुरा होना। तो देखिए कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका बहुत सस्ता होना। क्या होना? बहुत सस्ता होना हो जाएगा। 11 नंबर जवाब दीजिए कि जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है। देखिए जो आएगा यहाँ तक हो गया, सो पाएगा तो वो क्या है? वो एक दूसरे को क्या मिला रहा है साथियों, एक दूसरे के बीच में संबंध को जोड़ रहा है। तो क्या ये आपका सो जो है क्या निश्चयवाचक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं साथियों, इसको तो पहले हटा दीजिए। क्या ये आदरार्थ होगा? इसको भी हटा दीजिए। अब बचा क्या साथियों? सह संबंधवाचक और संबंधवाचक। तो देखिए जो आएगा सो पाएगा ये हो जाएगा आपका सह संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? सह संबंधवाचक। 12 नंबर, इतना काम किसने किया में इतना कौन सा विशेषण है? इतना काम किसने किया में इतना साथियों कौन सा विशेषण है? क्या इतना गुणवाचक गुण बंधक है, या तुलनात्मक है, या संख्याबोधक है, या सर्वनामिक है? तो साथियों इतना जो है ना, इतना, तो इतना क्या हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा आपका सर्वनामिक। क्या हो जाएगा? ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद आगे की ओर। 13 नंबर, कि उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग जो है, दिव्यांग क्या है? क्या दिव्यांग संज्ञा है, या फिर विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है? तो साथियों क्या बोला कि उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है, तो दिव्यांग जो है ना ये विशेषण कहलाता है। क्या? दिव्यांग आपका विशेषण हो जाएगा। 14 नंबर, कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? क्या शब्द के आरंभ में, या फिर मध्य में, या अंत में? मध्य और अंत दोनों में। तो साथियों शब्द के आरंभ की अगर बात करें तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका? उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन साथियों क्या बोला? प्रत्यय ना, तो प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। किसमें? अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। 15 नंबर सवाल, कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए क्रिया के मूल रूप को क्रिया विशेषण, कारक, धातु, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्रिया के मूल रूप को ना धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं साथियों? धातु। 16 नंबर, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रत्युत्पन्न, 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 प्रत्युत्पन्न। तो साथियों आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है, लिखावट जो है वो शुद्ध है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन ए जो है साथियों प्रत्युत्पन्न, इसकी वर्तनी शुद्ध है। 17 नंबर, कि माली का स्त्रीलिंग में रूप होगा। बताइए माली का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा? मालिन होगा, मालिनी होगा, मालिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माली का जो है ना साथियों स्त्रीलिंग में जो रूप पूछा है, तो माली का स्त्रीलिंग में रूप हो जाएगा मालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालिन। 17 के बाद आगे बढ़ते फटाफट। 18 नंबर, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को जो है, को किस कारक की विभक्ति है? बताइए को किस कारक की विभक्ति है? क्या कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक? फटाफट बताइए कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को जो है किस कारक की विभक्ति है? तो को हो जाएगा साथियों आपका संप्रदान कारक। किसकी? संप्रदान कारक की। 19 नंबर, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? बताना है कि आपको अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5 भेद, 4 भेद, 3 भेद, 6 भेद। तो साथियों अनुप्रास अलंकार के ना साथियों 3 भेद होते हैं। कितने? अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं। 20 नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है?
चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति या रूपक। साथियों चरण कमल बंदो हरिराय में यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 नंबर जो सवाल है ये हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए 20 के बाद आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर साथियों के सिर झुका तनु तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय हृदय जलजात में अलंकार है। कि सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इसमें अलंकार पूछा है, रूपक होगा, अनुप्रास होगा, उपरोक्त दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर मेरे साथियों ये हो जाएगा आपका, इसमें रूपक भी अलंकार होगा और अनुप्रास भी होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों। 22 नंबर की सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कैसा? तो यमक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, विभावना है या रूपक है? तो देखिए सुधी आए और सुधी जाए, आए भी जाए भी, तो साथ ही आपका हो जाएगा 22 नंबर है ना, ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। 22 के बाद आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? फटाफट बताइए साथियों 23 नंबर कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 24 नंबर, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। साथियों आपको बताना है फटाफट कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो देखिए स्वर संधि के ना साथियों, स्वर संधि के 4 भेद हैं। कितने? स्वर संधि के 4 भेद हैं। चलिए 24 के बाद आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर कि प्रियतमा को समझ पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रियतमा को समझ पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, इसमें कौन सा अलंकार है? साथियों व्यतिरेक्त या फिर संदेह या विरोधाभास या अतिशयोक्ति? तो देखिए ना जा सकी ना ठहर सकी, ये हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। 25 के बाद आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर, कमल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? यानी आपको क्या नहीं है वो बताना है। क्या पंकज नहीं है, जलज नहीं है, नीलज नहीं है या नीरज नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो साथियों देखिए कमल का पर्यायवाची पंकज भी है, जलज भी है और नीरज भी है। अगर कोई नहीं है तो वो कौन है? नीलद। यानी नीलज जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। 27 नंबर कि वधू प्लस उत्सव शब्द का संधि होगी। वधू प्लस उत्सव शब्द की संधि वधुत्सव, वधोत्सव, वधुत्सव या फिर वध्योत्सव। तो देखिए वधू प्लस उत्सव का ना संधि क्या होगा साथियों? ये हो जाएगा वधुत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वधुत्सव। 28 नंबर, पुरोहित इस पद में संधि है। पुरोहित इस पद में संधि यानी किस पद में संधि है? क्या दीर्घ स्वर में संधि है, विसर्ग में संधि है, व्यंजन में संधि है या गुण स्वर में संधि है? तो साथियों पुरोहित जो है ना ये आपका विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग संधि है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 28 के बाद आगे की ओर। 29 नंबर कि सुवाच्य का सही अर्थ है। सुवाच्य का सही अर्थ है सुडौल लेख, सुपठनीय लेख, सुलेख या इनमें से कोई नहीं। तो सुवाच्य साथियों, सुवाच्य का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सुपठनीय लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपठनीय लेख हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 29 के बाद आगे की ओर। 30 नंबर कि यह चिन्ह जो यहाँ पे दिया हुआ ये वाली चिन्ह प्रकट करता है किस विराम चिन्ह को? आपको बताना है कि ये वाले चिन्ह किस विराम चिन्ह को प्रकट करता है। क्या अल्प विराम को, अर्ध विराम को या अर्ध विराम को या पूर्ण विराम को? तो साथियों देखिए ये वाली जो चिन्ह है ना ये अर्ध विराम को, किसको? अर्ध विराम को चिन्हित करता है। 31 नंबर, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। शब्द भंडार में वृद्धि करना है उसके लिए प्रमुख विधि कौन सा होगा? क्या एकालाप यानी अकेले में बात, विलाप,
या संलाप या वार्तालाप। तो साथियों देखिए, शब्द भंडार में अगर आपको वृद्धि करना है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप कीजिए। क्या कीजिए? ज़्यादा से ज़्यादा आप वार्तालाप कीजिए। 32 नंबर कि निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखिए। कौन सा शब्द सही है? हंस, हनस, हस या फिर हंस। तो देखिए साथियों, इन शब्दों में ना कौन सा जो ये वाली जो हंस है ना, ये आपका क्या है? शुद्ध है। और आप सुने होंगे वो राजा हंस, कौन सा? बत्तख को जो बोला जाता है राजा हंस साथियों। और ये हंस जो है ना, ये होता है आपका एक संस्कृत वर्ड है। चलिए 32 के बाद आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कि सस्वर वाचन का अर्थ है। सस्वर वाचन का अर्थ कवियों का लयपूर्ण गायन, लिखित भाषा का ध्यानपूर्वक पठन, कहे हुए अंश का अनुकथन या ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण। तो देखिए साथियों, सस्वर वाचन जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो लिखित भाषा है ना, जो लिखित भाषा उसका ध्यानपूर्वक पठन। क्या? जो लिखित भाषा है उसका ध्वनात्मक पठन। 34 नंबर कि पूरी तरह तैयार हो जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा प्रयुक्त होगा। पूरी तरह तैयार हो जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा प्रयुक्त होगा? क्या उल्टी गंगा बहाना, उंगली पर नचाना, ईद का चांद होना या कमर कसना। जैसे जिन भी साथियों का आज के बाद एग्ज़ाम है, सारे साथी क्या हो गए? पूरी तरह तैयार हो गए। इसका मतलब वो लोग कमर कस चुके हैं साथियों, कि जो होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। और डर किस बात की? जब हम लोग आप लोगों के साथ हैं तो डरना क्यों है साथियों। चलिए 34 के बाद आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, कालांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? बताइए, ये काम मैं स्वयं कर लूँगा, क्या ये आपका गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या निजवाचक होगा? क्या बोल रहा है साथियों कि मैं खुद कर लूँगा, तो खुद कर लूँगा इसका मतलब स्वयं कर लूँगा, और स्वयं कर लूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। 36 नंबर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में कालांकित शब्द है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कालांकित शब्द क्या है? क्या साथियों? संबंध वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 36 नंबर जो सवाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम साथियों? संबंधवाचक सर्वनाम। 37 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? क्या? कोई, क्या, यह, कहाँ। आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें निश्चय हो। तो देखिए, कोई तो ये निश्चय नहीं है, क्या ये भी निश्चय नहीं है, कहाँ ये भी निश्चय नहीं है, लेकिन यह जो है यह आपका क्या साथियों? निश्चय है, इसलिए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? बताइए, कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? क्या, कुछ, कौन, वही। तो देखिए कौन सा अनिश्चय है, तो साथियों इन चारों ऑप्शन में से ना जो कुछ जो है, कुछ, ये क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 39 नंबर कि काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। क्या बताने वाले? नाम बताने वाले। नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? क्या इसको संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम या क्रिया या साथियों क्रिया विशेषण। तो देखिए, नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे साथियों? तो नाम बताने वाले को संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको संज्ञा कहेंगे। चलिए 39 के बाद आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है? कनक से दिन मोती सी रात, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो 41 नंबर का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। कनक से दिन मोती सी रात, साथ ही आपका उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार। 42 नंबर सवाल कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहू नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इसमें आपका बताना है कि दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। 42 नंबर फटाफट बताइएगा। देखिए, आप लोग को ना ट्रिक बताए थे, जब भी जन हूँ, मन हूँ, ये सब लिखा हुआ रहे ना साथियों, तो समझ जाइएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। 43 नंबर कि मेघ में
आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। बताइए जी, मेघ में आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विभावना अलंकार, और एक ऑप्शन उस पार चले गया है। तो साथियों देखिए, ये आपका 43 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला सवाल के मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, ये किस अलंकार का उचित उदाहरण है? म म म म, यानी एक ही वर्ण साथियों बार बार रिपीट हो रहा है। जब अगर बार बार वर्ण रिपीट हो तो उसको कौन सा अलंकार कहेंगे? क्या साथियों उसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार? आप पढ़े थे कि वर्णों की अगर आवृत्ति हो, वर्ण अगर बार बार रिपीट हो तो साथियों उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। देखिए ना, मधुर में मौ, मधुर में मौ, मुस्कान में मौ, मनोहर में मौ, मनुज में मौ, यानी मौ 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 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। अगर वर्ण बार बार रिपीट करे तो उसको क्या बोलेंगे साथियों? अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। अब आपको बताना है कि शब्द अगर बार बार रिपीट करे, क्या साथियों शब्द, तो उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 45 नंबर कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या उपमा है, यमक है, रूपक है, या साथियों एक ऑप्शन उस पर भाग गया है? तो देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। 46 नंबर रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। 46 नंबर साथियों क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। यानी जिसमें क्या होता है साथियों, अनेकों अर्थ निकल करके आता है ना, उसको बोलते हैं श्लेष। 47 नंबर कि कनक कनक से तो 100 गुनी मदकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पहचाने? कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, क्या इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या रूपक अलंकार है? और एक ऑप्शन आपका गायब है। साथ ही आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष। चलिए आगे। अच्छा और सवाल नहीं है? चलिए, कुल 47 सवाल थे साथियों। आज के क्लास में कुल कितने? 47 सवाल थे। तो देखिए, ये वही सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसी के आधार पर साथियों आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बस घबराना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखें साथियों। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।